हेलो फ्रेंड्स, स्वेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम सिद्धांत के बहुविकल्पीय क्वेश्चन को। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए 2015 से लेकर 2023 तक के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हुए जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनको, और उसके अलावा दोस्तों इसमें जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए जाएंगे पॉइंट और जो भी बताए जाएंगे प्रश्न आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया और उसके साथ साथ दोस्तों सामाजिक अध्ययन के जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो दोस्तों वो जितने भी क्वेश्चन थे वो सब 2015 से लेकर 2023 तक के एग्जाम में आए हुए प्रश्न थे, और उसके अलावा दोस्तों जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, चाहे वो बाल विकास में हो, ठीक, चाहे वो सामाजिक अध्ययन में हो, उनको दोस्तों वहां से कवर कर लिया था। दोस्तों उसमें बताया गया था कि किस तरीके से अति लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ साथ किस तरीके से आपका बहुविकल्पीय प्रश्न वहां से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न और उसके साथ साथ बहुविकल्पीय प्रश्न जो 2015 से लेकर 2023 के एग्जाम में आए हुए थे वो, और उसके अलावा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके अच्छे से तैयार हो जाएं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ से शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले हैं। तो यहाँ से आता है सबसे पहला प्रश्न, शिक्षण क्या है। ठीक है, तो ए ऑप्शन देखिए मार्गदर्शन है, सिखाना है या क्रियाशीलता है। उसके अलावा बी ऑप्शन में देखिए प्रेरित करना या सूचना देना या फिर उपर्युक्त सभी। देखिए शिक्षण क्या होता है, तो शिक्षण हो जाएगा ये उपर्युक्त सभी जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे शिक्षण होते हैं। ठीक है, यानी प्रदर्शन भी करना होता है, यानी मार्गदर्शन भी करना होता है, सिखाना भी होता है, क्रियाशीलता भी होती है। ठीक है, प्रेरित करना यानी मोटिवेशन देना, ठीक है, सूचना इन्फॉर्मेशन देना, ये सब शिक्षण में ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक पॉइंट और यहाँ से आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है। ठीक है, तो द्विमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है या फिर साक्षरता का स्वरूप है। देखिए दोस्तों शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, ठीक, तो जॉन एडम्स ने बताया कि शिक्षा जो है द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, जॉन एडम्स। ठीक, तो जॉन एडम्स ने बताया शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, और इसमें दो लोग कौन कौन होते हैं, एक होता है शिक्षक और दूसरा होता है स्टूडेंट। ठीक है, यानी छात्र होता है। ठीक, पहला होगा शिक्षक, दूसरा हो जाएगा छात्र। ये जॉन एडम्स ने बताया कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, एक इसमें शिक्षक होता है और दूसरा छात्र होता है। ठीक, उसके बाद ये जो त्रिमुखी प्रक्रिया आई है, ठीक है, तो इसमें जो है जॉन डीवी ने बताया। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जॉन डीवी ने दोस्तों बताया है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बताया गया कि टीचर होगा यानी शिक्षक होगा और छात्र होगा, लेकिन उनके साथ साथ जो एक पाठ्यक्रम का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, यानी जिसके बीच में बातचीत होती है, यानी जिसके माध्यम से बातचीत होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ रहा है कि शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, तो द्विमुखी प्रक्रिया आप टिक करेंगे यहाँ से। ठीक है, और है तो दोस्तों त्रिमुखी प्रक्रिया भी। ठीक है, तो आप अच्छे से यहाँ से समझिए कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, द्विमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया। अगर दोनों आ जाए तो आप द्विमुखी प्रक्रिया लगा सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में दोस्तों दोनों जो ऑप्शन होंगे ये एक साथ नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ब्लूम द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य क्या है। ठीक, भावात्मक, क्रियात्मक या फिर ज्ञानात्मक या फिर ये सभी। तो ब्लूम के द्वारा जो प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य थे उनमें ये सभी शामिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। देखिए पूछ रहा है सबसे ज़्यादा, यानी वो पूछ रहा है कि शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछ रहा है। ठीक है, तो बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना या फिर उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, पर्यावरण की शिक्षा देना या फिर जनसंख्या शिक्षा देना। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, उपयोगी ज्ञान प्रदान करके सर्वांगीण विकास करना होता है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है शिक्षक के समक्ष शिक्षण में समस्या होती है। ठीक है, तो शिक्षण माध्यम की समस्या होती है, सह शिक्षा भिन्नता होती है या फिर व्यक्तिक भिन्नता होती है या फिर ये सभी। तो शिक्षक के सामने जब वो शिक्षण करता है, ठीक है, तो उसके सामने ये जो समस्याएं होती हैं तीनों, ये सभी इसमें होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है अपव्यय और अवरोधन संबंधित है, पाठ्यक्रम से संबंधित है, विद्यालय से संबंधित है, विद्यार्थियों से संबंधित है या फिर वो समाज से संबंधित है। ठीक है, तो अपव्यय और अवरोधन ये विद्यार्थियों से संबंधित होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि अनुदेशन संबंधित है तो ज्ञानात्मक उद्देश्य से, भावात्मक उद्देश्य से, या फिर क्रियात्मक उद्देश्य से, या फिर उपर्युक्त सभी से। तो दोस्तों अनुदेशन जो होता है वो सभी से, उपर्युक्त जो सभी तीनों पॉइंट दिए यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक जो उद्देश्य होते हैं इन सभी से संबंधित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समूह के लोग अपने अपरिपक्व सदस्यों को जीवन में सामंजस्य स्थापित करना बताते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? देखिए एक डिफिनेशन यहाँ पर दी है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ये डिफिनेशन किसकी है? योकम और सिम्पसन की है, स्किनर की है, रियॉन्स की, या फिर हरलॉक की है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो डिफिनेशन दी है कि शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समूह के लोग अपने अपरिपक्व सदस्यों को जीवन से सामंजस्य स्थापित करना बताते हैं, ये जो डिफिनेशन होगी, ये परिभाषा जो होगी वो हो जाएगी योकम और सिम्पसन की। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, ये किसका कथन है? BF स्किनर का है, रायबर्न का है, क्लार्क का है, या फिर रस्क का है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा BF स्किनर। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी? महात्मा गांधी ने दी, गोपाल कृष्ण गोखले ने दी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, या फिर डॉक्टर राधा कृष्णन ने दी। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, कि बालक, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक को और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास से है। ये डिफिनेशन दी है महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है शिक्षा है, शिक्षा क्या है? एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है, एक अंतः क्रिया, या फिर एक कार्य है? तो जो शिक्षा होती है ये होती है एक अंतः क्रिया। ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ से आता है कि जॉन डेवी ने शिक्षा को माना है द्विमुखी प्रक्रिया माना है, बहुमुखी प्रक्रिया माना है, चौमुखी प्रक्रिया माना है, या फिर त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? तो दोस्तों जॉन डेवी ने शिक्षा को क्या माना है? त्रिमुखी प्रक्रिया। और इसमें कौन तीन लोग शामिल होते हैं? पहला हो जाएगा शिक्षक, दूसरा हो जाएगा छात्र, और उसके बाद हो जाता है पाठ्यक्रम यहाँ पे। ठीक है। अगला फिर दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है, ये कथन किसका है यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कथन दिया है ये कथन किसका है पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये कथन थॉमसन, या फिर हीपेक, या फिर रायबर्न, या फिर स्पेंसर। ठीक, तो आपको यहाँ से राइट आंसर बताना है कि कौन सा है। तो देखिए शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है, ये जो स्टेटमेंट या जो डिफिनेशन होती है या जो कथन है ये है रायबर्न का। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन और प्रोत्साहन है। ठीक है, क्या कह रहा है? शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन और प्रोत्साहन है, ये परिभाषा किसकी है? थॉमसन की है, एन एल गेज की है, बर्टन की, या फिर स्किनर की है? तो दोस्तों ये जो परिभाषा है ये परिभाषा है बर्टन की। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि शिक्षण प्रक्रिया में स्तंभ है, एक स्तंभ है, तीन है, चार है, या फिर सात है? तो दोस्तों इसमें स्तंभ हो जाएंगे तीन। पहला स्तंभ यहाँ पर आता है शिक्षक, दूसरा स्तंभ यहाँ पर आता है छात्र, और तीसरा जो स्तंभ यहाँ पर आता है वो आता है पाठ्यक्रम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ से आता है कि शिक्षण होता है, ठीक है, सुनियोजित होता है, प्रेरणात्मक होता है, सुझावात्मक होता है, या फिर ये सभी? तो दोस्तों जो शिक्षण होगा उसमें क्या होगा? सुनियोजित होता है, प्रेरणात्मक होता है, और सुझावात्मक होता है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से फिर आता है कि शिक्षण का अभिप्राय है पढ़ाना है, सिखाना है, अधिगम है, या फिर ये सभी? तो दोस्तों शिक्षण का जो अभिप्राय होता है पढ़ाना भी होता है, सिखाना भी होता है, अधिगम भी होता है। तो इस तरीके से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है शिक्षण का संबंध नहीं है, शिक्षक से नहीं है, विद्यार्थी से नहीं है, पाठ्य वस्तु से नहीं है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों शिक्षण का जो संबंध होगा शिक्षक से भी होगा, विद्यार्थी से भी होगा, पाठ्यक्रम से भी होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो हो जाएगा इस तरीके से इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि इन तीनों का तो संबंध शिक्षण से है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ पर आता है कि शिक्षक के शिक्षण में उसकी सफलता का घोतक है शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, शिक्षण सूत्र, या फिर परीक्षा प्रणाली। ठीक है, तो इसमें दोस्तों होता क्या है कि शिक्षक के शिक्षण में उसकी सफलता का घोतक हो जाएगा पाठ्य वस्तु का विश्लेषण। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ से आता है कि बालकों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? तो पुस्तकों के द्वारा, दृश्य और श्रव्य सामग्रियों के द्वारा, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा, या फिर कक्षा के वातावरण के द्वारा? देखिए बालकों के अधिगम में यानी बालक किस चीज़ से सर्वाधिक
जो है रुचि जागृत होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दृश्य और जो श्रव्य सामग्री होती है। ठीक है, तो इसके माध्यम से दोस्तों क्या होगा, बालकों में सीखने में सर्वाधिक रुचि जागृत हो जाएगी। ठीक, अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करना अध्यापक के लिए क्या है, सरल कार्य है, कठिन कार्य है, चुनौतीपूर्ण कार्य या फिर निम्न स्तर के कार्य होते हैं। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य करना ये अध्यापक के लिए हो जाएगा चुनौतीपूर्ण कार्य। आसान काम नहीं है बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ से जो भी बताते हैं वो तो आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आप उसको समझ रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को जिनको कुछ नहीं आता, अक्षर ज्ञान भी नहीं आता है, ठीक है, उनको पढ़ाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ से आता है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है, अभिभावक महत्वपूर्ण है, राज्य सरकार महत्वपूर्ण है, केंद्र सरकार महत्वपूर्ण है या फिर शिक्षक महत्वपूर्ण है। देखिए शिक्षण प्रक्रिया में अभिभावक, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इनसे तो कोई मतलब इतना रोल महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती जितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षक से। ठीक है, अगला संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है, ये किसने कहा, स्पेंसर ने कहा, प्लेटो ने कहा, जॉन डीवी ने कहा या फिर नन ने कहा। ठीक है, तो दोस्तों ये कहा था, किसने कहा था बताइए, ये कहा था प्लेटो ने। ठीक है, अगला कुछ दोस्तों क्वेश्चन फिर यहाँ पे आता है कि संप्रेषण का कार्य है। ठीक है, तो संप्रेषण का कार्य क्या, अनुभूति करना, कामेंद्रियों को क्रियाशील करना, ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना या फिर उपर्युक्त तो सभी। तो संप्रेषण का दोस्तों जो कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, यानी जो तीनों पॉइंट है, अनुभूति कराना, ठीक है, करना या कराना, कामेंद्रियों को क्रियाशील करना, ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है संप्रेषण में आवश्यक है अंतःक्रिया, उद्देश्य, सूचना या फिर प्रक्रिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संप्रेषण में जो आवश्यक होगा वो हो जाएगा अंतःक्रिया। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है संप्रेषण की भौतिक बाधा क्या है, शोर, दूरी, अदृश्यता या फिर ये सभी। ठीक, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। संप्रेषण की जो भौतिक बाधाएं होंगी, ठीक, उसमें शोर भी होता है, दूरी भी होती है, अदृश्यता भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ पर आता है कि संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधा, ठीक, तो अरुचि, पूर्ण धारणाएं, मतभेद या फिर ये सभी। तो संप्रेषण की जो मनोवैज्ञानिक बाधाएं आएंगी उसमें हो जाएगा राइट आंसर ये सभी। अरुचि भी होती है, पूर्ण धारणाएं भी होती, मतभेद भी होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर संप्रेषण की भौतिक बाधाएं, दोस्तों ध्यान रखिएगा ये वाले पॉइंट दोनों, कि भौतिक बाधाओं में शोर आएगा, दूरी आएगी, अदृश्यता आती है, और संप्रेषण की जो मनोवैज्ञानिक बाधाएं आती है उसमें अरुचि होती है। ठीक है, पूर्ण धारणाएं होती, मतभेद होते हैं। ठीक है, अगला को दोस्तों क्वेश्चन फिर यहाँ से आता है कि बालक द्वारा इशारों में बात कहना है, संप्रेषण है, संप्रेषण नहीं है, गूंगा होना या फिर बहरा होना। तो बालकों द्वारा इशारे में बात कहना होता है संप्रेषण, क्योंकि दोस्तों संप्रेषण के दो माध्यम, एक होता है शाब्दिक, दूसरा होता है अशाब्दिक। तो अशाब्दिक माध्यमों में ये जो होते हैं इशारे, इनको शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से आता है हमारा, संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, ये कथन किसका है, एडगर का है, लुगीस का है, एंडरसन का है या फिर लीगन्स का है। ठीक है, तो संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, ये कथन है एंडरसन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है संप्रेषण से तात्पर्य है विचारों को सुनना, विचारों का कहना, विचारों को लिखना या विचारों का आदान प्रदान करना। तो देखिए संप्रेषण का तात्पर्य क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान करना होता है। ठीक, हम और आप में जो संप्रेषण चल रहा है, ठीक है, तो कैसा संप्रेषण है, विचारों का आदान प्रदान करना ही यहाँ पर चल रहा, कि हम अपने विचार आपको बता रहे हैं। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, उन विचारों को अच्छे से देख भी रहे हैं यहाँ पे और सुन भी रहे हैं। हाँ, ये है कि मेरी फोटो आप नहीं देख पा रहे हैं, मुझे आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये होता है मेरी आवाज़ और मैं जो यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि संप्रेषण अर्थों का एक पुल है जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। संप्रेषण की ये परिभाषा किसने दी, पॉल लीगेंस ने दी, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने दी, लुइस ए एलन ने दी या फिर एंडरसन ने दी। ठीक है, तो दोस्तों ये परिभाषा दी है लुइस ए एलन ने। तो उन्होंने बताया है कि संप्रेषण अर्थों का एक पुल है जिसमें कहने, सुनने और समझने की व्यवस्थित और सतत प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि संप्रेषण प्रक्रिया है गत्यात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या फिर ये सभी। तो दोस्तों जो संप्रेषण हो जाएगी वो हो जाएगी, उसमें गत्यात्मक प्रक्रिया होती है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है और सामाजिक प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों देखिए इसी तरीके से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे बनेंगे, देखिए समझिए, संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने का उपाय क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए हैं और आपसे अति लघु उत्तरीय में पूछेगा कि उपाय क्या है, तो आपको जो उपाय होगा उस उपाय को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर
संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने का उपाय, समुचित भाषा का प्रयोग करना, संचार धारा का द्विवाही होना, उचित प्रतिपुष्टि देना या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने का जो उपाय हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है। और आपसे अगर ऑब्जेक्ट अति लघुत्तरी में 1 नंबर में पूछ रहा है कि संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने का उपाय, तो समुचित भाषा का प्रयोग लिख दिया, राइट आंसर हो गया। संचार भाषा का द्विवाही होना, ये लिख दिया, राइट आंसर हो गया। उचित प्रतिपुष्टि देना आपका राइट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यवस्तु या फिर ये सभी। तो शिक्षण प्रक्रिया के दोस्तों पक्ष हो जाएंगे ये सभी, शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यवस्तु का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों सारे के सारे जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। आप कोई भी, चाहे राजन सीरीज उठाइए, चाहे आप पवन सीरीज उठाइए, चाहे आप विद्या क्वेश्चन पेपर को उठाइए, ठीक है, चाहे आप कोई भी किताब उठाइए, कोई भी नोट्स उठाइए दोस्तों, और कोई भी 2015 से लेकर 2023 तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उठाइए, सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे। ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। कम्यून से हुई है, कम्युनिकेंट से हुई है, फिर उसके बाद कम्युनिस्ट से हुई है या फिर कम्युनिज्म से हुई है। ठीक है। तो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है कम्युनिस्ट से। ठीक, याद रखिएगा यहाँ पे और ध्यान में रखिएगा ये स्पेलिंग यहाँ पे COMMUNIS कम्युनिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन ये है। ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि संप्रेषण के मुख्य प्रकार होते हैं 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या फिर 8 प्रकार। ठीक है। तो संप्रेषण के होते हैं 2 प्रकार, एक होता है शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा होता है अशाब्दिक संप्रेषण। ठीक है। शाब्दिक संप्रेषण में शब्दों के माध्यम से लिखित और मौखिक शब्द होते हैं। अशाब्दिक में क्या होता है, जो हाव भाव होते हैं, इशारे होते हैं, ठीक है, उनके माध्यम से जो होता है संप्रेषण किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कक्षा संप्रेषण में ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु क्या हैं। ठीक है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं, समसामयिक घटनाएं, भौतिक वातावरण या इनमें से कोई नहीं। तो कक्षा संप्रेषण में ध्यान देने योग्य जो मुख्य बिंदु होगा वो हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताएं यहाँ पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ पर आता है लिखित संप्रेषण के प्रमाण रहते हैं प्रेषक के पास, संदेश प्राप्तकर्ता के पास और बा दोनों के पास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिखित संप्रेषण के जो प्रमाण होते हैं तो वो दोनों के पास होते हैं, प्रेषक के पास होता है और संदेश प्राप्तकर्ता के पास भी यहाँ पर होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, मैं संप्रेषण यहाँ पर, हम लोगों में संप्रेषण चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या, मैं प्रेषक यहाँ पर हूँ। ठीक। और संदेश कौन प्राप्त कर रहा है, वो आप प्राप्त कर रहे हैं। तो लिखित संप्रेषण के प्रमाण किसके पास होंगे, हम यहाँ पर लिख के बता रहे हैं, आप क्या करना है उसको देख तो रहेंगे। यहाँ पे अभी नोट्स आपको मिल जाएंगे तो ये भी आपको लिखित सामग्री मिल जाएगी, मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है शिक्षण का अधिगम आधारित विशिष्ट सिद्धांत है अभ्यास का सिद्धांत, उत्प्रेरणा का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ से जो शिक्षण का अधिगम आधारित जो विशिष्ट सिद्धांत होगा तो वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये अभ्यास का भी सिद्धांत होता है, उत्प्रेरणा का भी सिद्धांत होता है और अंतःक्रिया का भी सिद्धांत ये होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है मस्तिष्क की शिक्षा केवल शरीर के अंगों के उचित अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त की जा सकती है। ये किसने कहा, रायबर्न ने कहा, कामेनियस ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा या फिर गांधी जी ने कहा। ठीक है। तो दोस्तों ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है अभ्यास है, क्रियाशीलता है, प्रत्यक्षीकरण है या फिर उपर्युक्त सभी। तो शिक्षण अधिगम का जो सिद्धांत हो जाएगा दोस्तों तो वो हो जाएगा उपयुक्त तीनों, अभ्यास भी, क्रियाशीलता भी, प्रत्यक्षीकरण भी हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत को दिया किसने दिया, शिव के मित्रा ने दिया, SM कुलकर्णी ने दिया, रायबर्न ने दिया या फिर स्किनर ने दिया। ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिव के मित्रा ने यहाँ पे दिया। ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ब्रूनर ने किया, B.O. स्मिथ ने किया, फ्लैंडर्स ने किया या फिर सुकरात ने किया। ठीक। देखिए तो यहाँ पर जो दार्शनिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो किया था सुकरात ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है किसका कथन है, एक स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कि इस कथन को किसने बताया। ऐसे बालकों का मिलना प्रायः असंभव है जिसमें सब कार्यों और चारित्रिक गुणों में एकरूपता होती है, जुड़वा भाइयों में भी हर बात में एकरूपता नहीं रहती। ठीक। यानी कहा जा रहा है ऐसे बालकों का मिलना प्रायः असंभव है जिनमें सब कार्यों और चारित्रिक गुणों में एकरूपता हो। सब देखिए अलग अलग होते हैं, व्यक्तिगत रूप से क्या होता है, सब अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि जो जुड़वा भाई होते हैं उनमें भी हर बात में एकरूपता नहीं होती है। किसने कहा था यह, योकम और सिम्पसन ने कहा,
फ्रोबेल ने कहा, रायबर्न और फ्रोज ने कहा, या फिर पिंसेट ने कहा? तो दोस्तों ये कहा था योकम और सिम्पसन ने। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है उद्देश्य का निर्धारण करना, ठीक, तत्परता का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, या फिर सृजनात्मकता का सिद्धांत। तो यहाँ पर शिक्षण का सामान्य सिद्धांत आपसे पूछा जा रहा है, तो शिक्षण का सामान्य सिद्धांत हो जाएगा उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है स्वाधिगम का सिद्धांत, सहसंबंध का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ से आएगा शिक्षण का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत वो होगा स्वाधिगम का सिद्धांत। दोस्तों दोनों पॉइंट याद करिएगा, ये शिक्षण का सामान्य सिद्धांत हो जाएगा, इसमें उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत होता है। ठीक है, और यहाँ पर शिक्षण का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होगा वो होगा स्वाधिगम का सिद्धांत। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों दोनों क्वेश्चन यहाँ से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर फिर हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, या फिर अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो यहाँ पर जो एक शिक्षण सिद्धांत है जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, ये हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन ये है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से आता है मस्तिष्क की जानी हुई बात पसंद होती है और इस पसंद का उन सब बातों तक जिनका उनसे संबंध स्थापित किया जाता है स्वयं ही विस्तार हो जाता है। ये किसने कहा? रायबर्न ने कहा, स्पेंसर ने कहा, रेमॉन्ट ने कहा, या फिर लैंडन ने कहा? तो दोस्तों ये कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने कि मस्तिष्क की जानी हुई बात पसंद होती है, इस पसंद का उन सब बातों तक जिनका उससे संबंध स्थापित किया जा सकता है स्वयं ही विस्तार हो जाता है। ठीक है, तो ये कथन था दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर का। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आ रहा है कि बालक को पूरी बात बताने के बाद ही उसके भागों को बताइए, किस शिक्षण सूत्र का ये संकेत करता है? तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, या फिर पूर्ण से अंश की ओर? तो दोस्तों यहाँ जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर। में क्या होता है, बालक को पहले पूरी बात बता देनी चाहिए, फिर उसके बाद उसके भागों को बताना चाहिए। ठीक है, तो ये पूर्ण से अंश की ओर होता है। ठीक, अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, या फिर अनिश्चित से निश्चित की ओर, या फिर पूर्ण से अंश की ओर? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूर्त से अमृत की ओर। दोस्तों यहाँ पर जितने भी शिक्षण सूत्र हैं उन सभी शिक्षण सूत्रों का एक वीडियो आपको बनाएंगे, उसमें सभी शिक्षण सूत्रों को आसानी से समझा देंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल हम लोग 50 क्वेश्चन को ही देखेंगे, बाकी जो बचे हुए हमारे क्वेश्चन हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं और जो भी बताए गए प्रश्न है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों फिर भी कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।